हमेशा लगता था कि उस जगह हम जा कर के बतलाना चाहते थे कि राजनीति सही क्या होता है, देशभक्ति किसको कहते हैं। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा परेशानी अभी कॉलेज स्कूल का है और हेल्थ की भी बहुत बड़ी समस्या है और बेरोजगारी तो पराकाष्ठा पर है कि मैं शुरू से गांधीवादी विचार की रही और मैं इनका प्रशांत जी का भी विचार जो है गांधीवादी है। जैसे आप मिसाल के तौर से ले लीजिए फातमी जी को, अगर उनको दरभंगा से टिकट मिलता है तो बेशक वो जीतते, लेकिन उनको क्या है मधुबनी से टिकट दिया गया जहाँ के मुस्लिम वोटर थे ही नहीं। हो गया है उर्दू के रस्मुल खस से भी छेड़छाड़ शुरू हो गया है, जो कि ये गंदी राजनीति का मैं घोर नहीं मालूम है। तो ईसा प्रताप एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम है, पर्शियन और उर्दू अदब के दोनों एतबार से। लोग कहते हैं कि इकबाल के स्टाइल में वो लिखा करते थे, उनकी जो स्क्रिप्टिंग होती थी। तो यहाँ जब भी बात होती है रेणु की धरती होती है, ईसा प्रताप की धरती को कम बोलते हैं। एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट तो हैं, प्रोस्पेक्टिव हैं जनसुराज से। तो अगर आप एमएलए बनती हैं तो उर्दू अदब में कुछ आपके पास मैनिफेस्टो है जिसमें आप खिदमत करने वाली। डॉक्टर फरहद आरा, स्वागत है आपका। जी, आप आए मेरे यहाँ, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो है मेरे बच्चे आगे आए। आप लोग मीडिया में देख के बहुत खुशी होती है और हम जैसे नाचीज़ का अगर आप इंटरव्यू के लिए आए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दिलचस्पी इसलिए भी थी क्योंकि आप एडुकेटर थे और हेड मिस्ट्रेस रही हैं, अब आप नेत्री हो गई हैं यानी लीडर हो गई हैं। तो एक पढ़े लिखे आदमी को राजनीति में इतनी दिलचस्पी क्यों? देखिए, जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो हर पढ़े लिखे को राजनीति से इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो देश के उतार चढ़ाव को देखते हैं और उसकी कमी को वो महसूस करते हैं। तो मैं ज़िंदगी की शुरुआत ही से राजनीति से इंटरेस्ट लेती रही और मुझे जो यहाँ का खास करके बिहार के का जो है गंदी राजनीति, वो चाहे लालू जी का हो या नीतीश जी का हो, और उससे पहले भी जो कांग्रेस का रहा वो भी बहुत साफ़ सुथरा नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस के रीजन में भी बहुत, आपको भागलपुर दंगा को ले लीजिए और भी बहुत सारा दंगा जो है वो सब कांग्रेस के रीजन में हुआ था। जितने भी पार्टी आए किसी को भी बहुत साफ सुथरा या बहुत ढंग से देश को चलाते हुए नहीं देखे, उस कमी को महसूस करते रहे और हमेशा लगता था कि उस जगह हम जा कर के बतलाना चाहते थे कि राजनीति सही क्या होता है, देशभक्ति किसको कहते हैं और देश प्रेम का जो है सही माने क्या है। जनस्वराज ही ज्वाइन क्यों किया? रिटायरमेंट से पहले सभी पार्टी वाले हमको ऑफ़र दिए और सब लोग चाहते थे कि जो है डॉक्टर फरहद आरा मेरी पार्टी में आए, क्योंकि यहाँ ये जो है कुल्हैया क्षेत्र है, मुस्लिम में 60% कुल्हैया की भागीदारी है। तो कुल्हैया का कोई दबंग, कोई अच्छा जो है कैंडिडेट सब लोग चाह रहे थे, तो सब लोगों ने मुझे ऑफ़र दिया। लेकिन चूँकि मैं शुरू से गांधीवादी विचार की रही और मैं इनका प्रशांत जी का भी विचार जो है गांधीवादी है, इसको देखते हुए वो भी बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार में बदलाव चाहते हैं और मैं भी शुरू से बिहार में बदलाव और बिहार का विकास चाहती थी। तो कहीं ना कहीं हम दोनों की मानसिकता मिलता हुआ नज़र आया, इसलिए हमने जनस्वराज को चुना और ज्वाइन किया। अच्छा, जनस्वराज के मैं प्रशांत किशोर के स्पीचेस को फॉलो करता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मुसलमानों के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो आप इस बात से कितनी सहमत हैं? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे लालू जी को जो है हम लोग तो 15 साल लालटेन जलाते रहे और एकदम भक्त रहे। जो मुस्लिम है वो बिल्कुल दिल की गहराई से लालू जी को चाहते रहे, लेकिन लालू जी में वो चाह नहीं दिखा जो कि मुस्लिमों के अंदर उनके लिए था। वो अगर भागीदारी कहीं दिए भी तो वैसी जगह से मुस्लिम को टिकट देते हैं जहाँ पे मुस्लिम जो है वोटर नहीं होते हैं। जैसे आप मिसाल के तौर से ले लीजिए फातमी जी को, अगर उनको दरभंगा से टिकट मिलता है तो बेशक वो जीतते, लेकिन उनको क्या है मधुबनी से टिकट दिया गया जहाँ के मुस्लिम वोटर थे ही नहीं। इस तरह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी जो अंदर की जो गंदी राजनीति है वो बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। आपने अशरफ अली फातमी की बात की, हमने इंटरव्यू भी किया था उनका। तो उन्होंने बोला कि जब वो एचआरडी मिनिस्टर थे, हालांकि उर्दू को तो सेकंड लैंग्वेज दिया गया बिहार में, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई, जैसे मानू यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया, काम तो उन्होंने अच्छे अच्छे किए। इसमें जो है देखिए सेकंड लैंग्वेज जो है बिहार का उर्दू है,
मतलब इस भी हमको ठीक से याद नहीं है, सल्तावन या किसी का है। उस टाइम में जो है उर्दू सरकारी ज़बान हुआ करता था। लेकिन जो है उर्दू के साथ भी राजनीति होता रहा और अब भी हो रहा, खुल के हो रहा है। और जबकि उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान में है, जो है खड़ी बोली से दो साख फटता है। दो बहन जो है हिंदुस्तान की, दो बहनें जो है, एक उर्दू और दूसरी हिंदी कहलाती है। लेकिन हिंदी के साथ कोई राजनीति नहीं है और उर्दू के साथ राजनीति हो रहा शुरू हो गया है। उर्दू के रस्मुल खत से भी छेड़छाड़ शुरू हो गया है, जो कि ये गंदी राजनीति का मैं घोर निंदा करती हूँ। अच्छा, क्योंकि आपने पीएचडी किया है मौलाना ईसा फरताब पे पोइट में, जहाँ तक मुझे मालूम है, तो ईसा फरताब एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम है पर्शियन और उर्दू अदब के दोनों एतबार से। लोग कहते हैं कि इकबाल के स्टाइल में वो लिखा करते थे, उनकी जो स्क्रिप्टिंग होती थी। तो यहाँ जब भी बात होती है रेणु की धरती होती है, ईसा फरताब की धरती लोग कम बोलते, क्या वजह है? नहीं, जैसा कि मैं जब पीएचडी कर रही थी, मैं उनके यहाँ गई, उनके मटेरियल को जो है कोठी से, मिट्टी के कोठी में पड़ा हुआ था, जो दीमक उसको खा करके बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था। सारे को जो है बैठ के पूरे एक दिन लगा, जिसको झाड़ झाड़ करके और बोरा में करके बैलगाड़ी पर मैं ले करके आई। तो और उसको फिर इकट्ठा करके हम अभी लगभग वो 800 पेज में मेरी थेसिस से बहुत मोटी है, उसको इकट्ठा किया, वो किताब का शक्ल दिया। जहाँ तक मेरी जानकारी है उनकी दो किताबें आई, रंगेबू और दोस्तम बराए दोस्तम। रंगेबू तो शायद मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन दोस्तम बराए दोस्तम शायद किसी ने बताया कि नदवा के लाइब्रेरी में है। तो कुछ आप नहीं, उसके लिए जो है उनकी जो किताब जितना भी मान लिया 100-50 कितनी छपी नहीं पता है, लेकिन जल्दी मिल नहीं रहा है। हम भी जो है उसको बहुत मुश्किल से किशनगंज से ऊपर किए, मेरे पास है। और जब मैंने पीएचडी किया मैं ईसा फरताब पर, उसके बाद जो है आपको जेएनयू में भी और अलीगढ़ में भी कई सिनॉप्सिस लिखी गई उन पे, उनकी फारसी शायरी पर भी और उर्दू पर भी। और वो जो है अरबी में भी तब आजमाई किए हैं, अरबी ज़बान में भी उनमें पुख्तगी दिखाई पड़ता है। क्योंकि आप इलेक्शन में जा रही हैं और हमने मालूम भी किया था कि आप एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट तो हैं, प्रोस्पेक्टिव हैं जनसुराज से। तो अगर आप एमएलए बनती हैं तो उर्दू अदब में कुछ आपके पास मैनिफेस्टो है जिसमें आप खिदमत करने वाली हैं? जहाँ तक उर्दू ज़बान का सवाल है, वो तो जो कि मेरे जो है हिंदुस्तान का ज़बान है, उर्दू हो या हिंदी हो, सभी लैंग्वेज से हमको मोहब्बत है और सभी के फलाह बहबूदी के लिए हम काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप इलेक्शन में जा रही हैं, क्या जनता के लिए मैसेज है, आपको क्यों सेलेक्ट करें, क्यों वोट करें? देखिए, हम अररिया विधानसभा को चुने हैं और अररिया विधानसभा में बहुत सारी कमी है। सबसे पहले तो आप देखिए कि हमारे बच्चे जो है एक मामूली डीएलएड करने के लिए दूसरे स्टेट, दूसरे ज़िला में जा रहे हैं। ना यहाँ डीएलएड कॉलेज है, ना बीएड कॉलेज है। एक पैरामेडिकल देख लीजिए, बच्ची नर्सिंग करने के लिए बाहर जा रही। यहाँ पे किसी भी तरह सुविधा नहीं है। यहाँ लड़कियों के लिए एक डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके लिए आज़ादी के बाद इतने एमएलए एमपी बने, किसी के अंदर ये सोच पैदा नहीं हुआ कि जब तक हमारे अररियावासी शिक्षित नहीं होंगे तो विकास की बात हम कैसे करेंगे। विकास तो तब होगा जब हम शिक्षित होंगे, जब हम अधिकार को और कर्तव्य को समझ पाएंगे। ये सारी कमी जो है हमारी प्रतिनिधि में रहा, एक पॉलिसी रहा कि अगर हम जो है अंगूठा छाप बना के नहीं रखेंगे तो अंगूठा छाप को वोट कैसे देंगे। तो ये गंदी राजनीति जो है बिहार में काम करता रहा। और अररिया में जो सबसे ज़्यादा परेशानी अभी कॉलेज स्कूल का है और हेल्थ की भी बहुत बड़ी समस्या है। और बेरोजगारी तो प्रकाष्ठा पर है कि यहाँ 50% से भी ज़्यादा जो युवा हैं वो जो है पलायन कर रहे हैं। सब जो है दिल्ली पंजाब मजदूरी करने जा रहे हैं। 10,000, 12,000, 15,000 के लिए बीवी बूढ़ी माँ को छोड़ करके वो बाहर जा रहे हैं। और जो बच्चे बचते हैं और उसके पास अगर कुछ पैसा है, उसके गार्जियन कुछ कमाते हैं, तो उस पैसा को लेकर के वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर यहाँ कॉलेज स्कूल की बुनियाद पड़ जाए, कॉलेज स्कूल यहाँ हो जाए और यहाँ टेक्निकल जो है रोजगार से सबको जोड़ें, तो वैसी स्थिति में हमारे कोई भी बच्चे पलायन नहीं करेंगे। यहाँ घर घर रोजगार होगा और बच्चे जो है बहुत आसानी से अपने घर का भात खा करके कॉलेज स्कूल करेंगे और अच्छे पोस्ट पर जाएंगे। अच्छा, अभी हिंदुस्तान में दो बड़े मुद्दे हैं, एक तो वक्फ बोर्ड को लेकर के है और एक पहलगांव वाला अभी रिसेंटली हो गया। तो पहले मैं वक्फ बोर्ड पे आपसे पूछ लेता हूँ। तो वक्फ बोर्ड, जहाँ तक मुझे वक्फ के बारे में मालूम है, वाकिफ़ ने
जिस मकसद के लिए वक्फ कर दिया उसमें तरमीम नहीं की जा सकती। अभी नया संविधान आ गया, आप इसके बारे में क्या आपका स्टैंड है? देखिए, जहाँ तक हमारे वक्फ बोर्ड में जो वक्फ विधेयक में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस वक्त वक्फ बोर्ड बना उस वक्त जितने भी कानून को बनाने वाले बुद्धिजीवी थे वो उस नियम कानून को बनाए कि किस तरह से वक्फ होगा, किस तरह से उसका यूज होगा, किस तरह से ये हमारे कौम की फलाह बहबूदी या हमारे देश के हित में काम आएगा। तो इन सारी चीज़ के लिए नियम कानून उस वक्त बना था और जिसमें जो है बदलाव की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करती हूँ। और जहाँ तक ये गंदी राजनीति और हमारे जो प्रधानमंत्री है, मैं बार बार उनसे कहना चाहूँगी कि वो अपने सोच को बदलें। जिस सोच को लेकर के कभी मंदिर मस्जिद, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी वक्फ बोर्ड, कभी 3 तलाक वाले सवाल मुद्दा उठता है हिंदुस्तान में, इसको छोड़ करके अगर हम हिंदुस्तान की भारत का विकास के बारे में सोचें, भारत का जो बच्चा बेरोजगार इतना होते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या है, चरम पर है और गरीबी रेखा में 104 पर विश्व स्तर पर हमारा भारत है, तो उन सारी चीज़ का सोच उनके अंदर क्यों नहीं पैदा होता है? और वो क्यों नहीं सोचते हैं कि ये बहुत शर्मसार कर देने वाली बात है कि भारत जिसमें कि अनेकता में एकता का प्रतीक रहा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी एक मुखिया, एक गार्जियन होकर के भारत के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ के, ये बहुत शर्मसार कर देने वाली बात है और उनको सोचना चाहिए और उनको पुनः इस बात पर विचार करनी चाहिए और वक्फ बोर्ड में जो विधेयक वो लागू किए हैं उसको कैंसिल करना चाहिए। अच्छा, अभी पहलगांव का एक मुद्दा है, इसमें रिलीजियस सिंबॉलिक वर्ड करके टेररिस्ट ने शायद इंडिकेट किया, न्यूज़ फ्लैश भी हो रहा है। अब मीडिया में थंबनेल चल रहा है, यानी कि एक टाइटल लिख रहे हैं वो, जिसमें ये लिख रहे हैं कि कलमा वाले ने शहीद कर दिया या इस तरह की बातें जो कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाली न्यूज़ का शक्ल दिया जा रहा है। तो आप क्या सोचती हैं, पहले तो पहलगांव वाले इस पे और दूसरा मीडिया के इस रूप पे? देखिए, जहाँ तक जो है पहलगांव वाली बात है, तो मैं वो जो भी किया है वो बहुत गिरी हुई बात है, मैं उसका घोर निंदा करती हो सकती है। और ऊपर वाला देख रहा है, किसी के मांग को सुना करना, किसी के घर को उजाड़ देना, ऊपर वाले कभी उसको माफ़ नहीं करेंगे। और आइंदा आने वाले कल में इस तरह की कोई शर्मसार कर देने वाली घटना नहीं घटे, उसके लिए भी मैं उनको आगाह करती हूँ कि आने वाले कल में हो सकता है कि इसका जवाब आपको जो है बहुत कड़ाई से मिल जाए और हमेशा ऊपर वाले से डरना चाहिए। और जहाँ तक मीडिया का सवाल उठता है, किसी भी चीज़ को तस्दीक हम करें, उसका आप जो है पूरी तरह से जांच पड़ताल कराएं कि इसमें हाथ किसका है। आप बगैर देखे, बगैर समझे किसी एक तबका को इंडिकेट करना या बदनाम करने की कोशिश करना, ये गलत है। मोदी जी अभी दौरा पे आ रहे हैं बिहार का, जबकि इतना बड़ा मामला है, तो ये उनकी सेंसिटिविटी को दिखाता है। आप किस तरह से देखती हैं? हम जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है, जैसे घर में अगर एक बच्चा बीमार है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, वो स्थिति प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। अभी जो मुद्दा हिंदुस्तान में चल रहा है भारत में, इसके बाद अगर प्रधानमंत्री जो है दौरा कर रहे हैं या इलेक्शन के बारे में सोचते हैं या राजनीति के बारे में सोचते हैं, ये गलत है। आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।